So hello guys, welcome to my channel. Myself Shubham Agrawal, second year MBBS student at RNT Medical College Udaipur. So in our previous video we have discussed how gastric acid is secreted in stomach. Now we are going to discuss peptic ulcer pharmacology. So कैसे पढ़ेंगे हम इस वीडियो में, ओरिएंटेशन क्या रहेगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे डेफिनेशन क्या है पेप्टिक अल्सर की, उसके बाद हम देखेंगे पैथोजेनेसिस कैसे होता है पेप्टिक अल्सर, उसके बाद टारगेट ड्रग्स देखेंगे, इंडिविजुअल ड्रग्स डिस्कस करेंगे और लास्ट में मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बहुत अच्छा फैक्ट बताने वाला हूँ जिसको सुन के आपको मज़ा आ जाएगा मतलब। तो बने रहिए एंड तक। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या होता क्या है पेप्टिक अल्सर। सो पेप्टिक अल्सर क्या होता है, कुछ नहीं है, इट इज़ अ लेजन इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, लेजन इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। मेनली कहाँ पे होता है, मेनली इन द स्टमक एंड ड्यूडनम। स्टमक में भी हो सकता है, ड्यूडनम में भी हो सकता है, ठीक है। और तो इसीलिए जो स्टमक में होता है उसको हम बोलते हैं गैस्ट्रिक अल्सर और ड्यूडनम में होता है उसको बोलते हैं ड्यूडनल अल्सर, ठीक है। ये क्यों होता है, कैसे होता है, तो उसके लिए है, एक तो होता है प्रोटेक्टिव फैक्टर्स। देखो मैं आपको दो फैक्टर्स बताऊंगा, एक तो होता है स्टमक में प्रोटेक्टिव फैक्टर्स और एक होता है एग्रेसिव फैक्टर्स, ठीक है। तो अगर इन दोनों का इम्बैलेंस हो जाए तो पेप्टिक अल्सर डिजीज़ हो जाती है। प्रोटेक्टिव फैक्टर्स आपके हिसाब से क्या होने चाहिए, म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट आर द प्रोटेक्टिव फैक्टर्स इन स्टमक। एंड एग्रेसिव फैक्टर्स सब जानते हैं, HCl, गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रीशन ज़्यादा होता है उससे ही पेप्टिक अल्सर होता है। और एक बैक्टीरिया होता है H. पाइलोराई, जिसके बारे में अपन आगे बात करेंगे, हेलिकोबैक्टर पाइलोराई, उसके इन्फेक्शन से भी गैस्ट्रिक अल्सर पेप्टिक अल्सर होता है, ठीक है। तो हमने डेफिनेशन की बात करी, नॉर्मली कैसे होता है वो बात करी। अब हम मेन आ जाते हैं अपनी पैथोजेनेसिस पे। पैथोजेनेसिस के लिए मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रीशन कैसे होता है। तो अब अपन एक सिंपल रफ स्केच बनाएंगे। ये मान लो पैराइटल सेल है आपका, ये मैंने पैराइटल सेल बनाया है। तो पैराइटल सेल पे कौन कौन से रिसेप्टर्स होते हैं, अपन रिसेप्टर्स की बात कर लेते हैं। तो एक होता है ये H2 रिसेप्टर, हिस्टामिन के H2 रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। ये स्टिमुलेट होंगे तो एसिड का सिक्रीशन कराएंगे। एक होते हैं M1 रिसेप्टर्स, ठीक है, ये भी स्टिमुलेट होंगे तो एसिड का सिक्रीशन कराएंगे। एक होते हैं CCK रिसेप्टर्स, कोलेसिस्टोकाइनिन 1 रिसेप्टर्स, ये भी स्टिमुलेट होंगे तो एसिड का सिक्रीशन कराएंगे। और मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि ये पंप होता है एक H+, K+ ATPase पंप, जिसको हम प्रोटोन पंप भी कहते हैं, ठीक है। मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि इट इज़ द मेन ड्राइविंग फोर्स फॉर द सिक्रीशन ऑफ HCl, और ये भी तीनों भी इसी मैकेनिज्म से काम करते हैं। इट इज़ द फाइनल स्टेप, प्रोटोन पंप ये फाइनल स्टेप है गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन का, ठीक है। तो ये अपनी एक बेसिक मैंने पैथोफिजियोलॉजी का ये बताया। अभी अपन टारगेट देखेंगे जब मैं वापस से बताऊंगा। तो ये सब गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रीशन को बढ़ा रहे हैं अगर ये स्टिमुलेट हो रहे हैं तो। एक इधर रिसेप्टर्स होते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स के रिसेप्टर्स, PGE2 के रिसेप्टर्स होते हैं। ये स्टिमुलेट होंगे तो क्या करेंगे, डिक्रीज एसिड सिक्रीशन। क्यों करेंगे, कैसे करेंगे, ये म्यूकस को बढ़ाते हैं, एसिड के सिक्रीशन को कम करते हैं। ऑटाकॉइड्स में मैं आपसे डिस्कस करूँगा। अगर आप चाहते हैं कि ऑटाकॉइड्स की वीडियो जल्दी से आए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लेट मी नो। तो ये अपन ने सिंपल पैथोजेनेसिस बात करी। अपन ड्रग के टारगेट्स इसी पैथोजेनेसिस में लिखेंगे। मैंने आपको बताया था कि किसी भी चीज़ की पैथोजेनेसिस एक बार समझ लो तो बस उसका टारगेट लिखना आसान है। तो ये प्रोटोन पंप इनिबिटर, प्रोटोन पंप जो है अपना, ये फाइनल स्टेप है गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन का, ठीक है। तो अगर अपन इसको ही ब्लॉक कर दे, ड्रग्स दे दे प्रोटोन पंप इनिबिटर्स, तो गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रीशन को रोक सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्या कर सकते हैं, M1 को ब्लॉक कर सकते हैं, M1 ब्लॉकर्स। तीसरा क्या कर सकते हैं, H2 को ब्लॉक कर सकते हैं, H2 ब्लॉकर्स। कर तो ये भी सकते हैं कि CCK कोलेसिस्टोकाइनिन के ब्लॉकर कर सकते हैं, पर अभी तक ऐसी ड्रग कोई हमारे पास अवेलेबल नहीं है। बाकी अगर जब भी ड्रग आई तो ये भी दे सकते हैं, ये कंफर्म बात है, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, PGE2 या E1 के एनालॉग्स दे सकते हैं, क्योंकि ये एसिड के सिक्रीशन को कम कर रहा है। तो ये चारों क्या करेंगे, एसिड के सिक्रीशन को कम कर देंगे। एक तो अपन ये कर सकते हैं कि एसिड के सिक्रीशन को कम कर दे, ठीक है। और अपन क्या कर सकते हैं, एसिड का सिक्रीशन ज़्यादा हो रहा है तो एंटासिड्स दे सकते हैं, जिससे कि एसिड का सिक्रीशन रुक जाए। और क्या कर सकते हैं, कुछ ऐसे अल्सर प्रोटेक्टिव एजेंट्स होते हैं वो दे सकते हैं। अभी अपन सबके बारे में डिस्कस करेंगे, अपन एक जनरल बात कर रहे हैं। और क्या दे सकते हैं, मैंने बताया था कि H. पाइलोरी की वजह से गैस्ट्रिक एसिड का इन्फेक्शन होता है, पेप्टिक अल्सर डिजीज़ होती है, ठीक है, मोस्ट कॉमनली।
तो अपन क्या कर सकते हैं, एंटी एच पाइलोरी एजेंट्स दे सकते हैं, एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स, वो भी अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये अपन ने ड्रग टारगेट्स की बात कर ली। अब अपन आते हैं अपनी सबसे पहले इम्पॉर्टेंट, सबसे पहला अपन पढ़ते हैं प्रोटोन पंप इनिबिटर्स, PPIs लिखूंगा मैं इनको, प्रोटोन पंप इनिबिटर्स वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग है। इसकी प्रोटोटाइप ड्रग होती है ओमेप्राजोल, ठीक है। तो ये क्या करती है, प्रोटोन पंप को इरिवर्सिबली इनिबिट करती है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इरिवर्सिबली इनिबिट करती है ये प्रोटोन पंप को, ठीक है। इरिवर्सिबली इनिबिट करती है, इसका मतलब क्या है कि एक बार अगर इसने इनिबिट कर दिया प्रोटोन पंप को, तो जब तक अब नए प्रोटोन पंप नहीं बन जाते तब तक ये गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रीशन को रोक के रखती है, ठीक है। तो ये हिट एंड रन ड्रग्स कहलाती है, हिट एंड रन ड्रग्स, ठीक है। हिट एंड रन ड्रग्स का मतलब क्या है कि जैसे मान लो किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो जिसने एक्सीडेंट किया है वो तो जस्ट एक्सीडेंट करके भाग गया, पर जिसके साथ एक्सीडेंट हुआ वो बेचारा, उस पर क्या बीत रही है वो अपन जानते हैं, ठीक है। तो हिट एंड रन ड्रग्स का भी वही मतलब है कि इसने एक बार प्रोटोन पंप को अगर इनिबिट कर दिया, तो जब तक अब नया प्रोटोन पंप नहीं आएगा जब तक ये इनिबिट ही रहेगी, ठीक है। तो इसकी हाफ लाइफ तो बहुत शॉर्ट होती है, 1 to 2 आवर्स ही होती है, बट इट इज़ लॉन्ग एक्टिंग, 24 आवर्स तक एक्ट करती है ये, क्योंकि जब तक नए प्रोटोन पंप नहीं बनेंगे जब तक ये इसका एक्शन देखने को मिलेगा अपन को। ये प्रो ड्रग का एग्जांपल है। प्रो ड्रग क्या होती है वो अगर आपको जानना है तो जनरल फार्माकोलॉजी अपन, प्रो ड्रग क्या होती है, इनएक्टिव फॉर्म ऑफ ड्रग होती है। तो ये क्या करती है, ओमेप्राजोल सीधी अपन देते हैं अगर, तो गैस्ट्रिक एसिड ये स्टमक में डिसइंटीग्रेट नहीं होती, अपन देते हैं जो टैबलेट देते हैं वो एंटेरिक कोटेड टैबलेट्स होती है, ओमेप्राजोल, पेंटोप्राजोल, अभी मैं नाम बताऊंगा। तो ये स्टमक में रिलीज़ नहीं होती और इंटेस्टाइन में जाके रिलीज़ होती है, इंटेस्टाइन में रिलीज़ होती है, फिर इसका एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्प्शन के बाद ये ब्लड वेसल में आती है, ठीक है। ब्लड वेसल में आने के बाद ये ओमेप्राजोल जो है ये इसके एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, जो कि होती है सल्फीनामाइड, ये इसका एक्टिव फॉर्म है, ये प्रो ड्रग है ओमेप्राजोल, इसका एक्टिव फॉर्म सल्फीनामाइड है, और ये करता है इरिवर्सिबल ब्लॉकेज ऑफ प्रोटोन पंप, ठीक है। तो इरिवर्सिबल ब्लॉकेज प्रोटोन पंप का ये करता है, ठीक है। तो ये अपन ने ओमेप्राजोल के बारे में बात करी। और कौन कौन सी ड्रग्स होती है अगर अपन बात करें, तो और ड्रग्स होती है इसमें देखो मेन मैं सारी ड्रग बता देता हूँ आपको, ओमेप्राजोल, पेंटोप्राजोल, लेंसोप्राजोल, ठीक है, और एक होती है एस ओमेप्राजोल, इसके आगे एस लगा दो, ठीक है, ये होती है, ठीक है। तो अपन ने बात करी ये प्रो ड्रग होती है, इरिवर्सिबल इनिबिटर्स, इरिवर्सिबल इनिबिट करती है। और मैंने बात करी कि ये सिस्टमिक इफेक्ट, स्टमक में जाके रिलीज़ नहीं हो रही है, ब्लड वेसल से इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होकर फिर इसका एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, तो ये लोकल एक्ट नहीं करती है, सिस्टमिक इफेक्ट होता है इसका, एंटेरिक कोटेड के साथ दी जा सकती है। तो अब अपन इसके यूजेस की बात करें तो ये किस में यूज़ आ रही है, तो सबसे पहले अपन जो पढ़ रहे हैं उसमें यूज़ आ रही होगी। तो पेप्टिक अल्सर ऑफ ऑल टाइप्स, कितने भी जितने भी पेप्टिक अल्सर हो सकते हैं, जैसे कि स्ट्रेस इंड्यूस पेप्टिक अल्सर, ड्रग इंड्यूस पेप्टिक अल्सर, एनी पेप्टिक अल्सर, इट इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर पेप्टिक अल्सर डिजीज़, कोई भी टाइप का पेप्टिक अल्सर हो, एनी रीज़न। और एक डिजीज़ होती है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल रिफ्लक्स डिजीज़, उसमें भी ये ड्रग यूज़ आती है। और एक डिजीज़ आपने सुनी होगी फर्स्ट ईयर में, या नहीं सुनी हो तो और अपन डिस्कस करेंगे आगे इसको, ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम। ज़ोलिंगर, इसमें क्या हो जाता है, हाइपर गैस्ट्रिनोमा हो जाता है, तो उसमें भी ये ड्रग यूज में आती है, ठीक है। अब यूजेस के बाद अपन डिस्कस करते हैं इसके एडवर्स इफेक्ट्स। तो एडवर्स इफेक्ट्स ज़्यादा कुछ नहीं है, वेल टॉलरेटेड होती है, नॉर्मली वेल टॉलरेटेड है, पर क्रॉनिक यूज़ अगर अपन इसका कर रहे हैं तो क्रॉनिक यूज़ में ये कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज़ कर देती है, तो ऑस्टियोपोरोसिस के चांस बढ़ जाते हैं। विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज़ कर देती है, तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है, ठीक है, और इन्फेक्शंस के चांसेस बढ़ जाते हैं। वैसे ये वेल टॉलरेटेड ड्रग्स है, क्रॉनिक यूज़ पे ये साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब अपन दूसरी बात करते हैं H ब्लॉकर्स की, H1 ब्लॉकर्स, H2 ब्लॉकर सॉरी। इसमें ड्रग्स आती है अपने पास सिमेटिडिन, नाम सुना ही होगा आपने, रेनिटिडिन, ठीक है। और कौन कौन सी आती है, फेमोटिडिन, निज़ाटिडिन,
ये कॉमन ड्रग्स है, ये आती है, ठीक है। तो अब H2 ब्लॉकर्स में मैंने आपको पैथोफिजियोलॉजी में बताया था कि क्यों यूज़ करते हैं। H2 को ब्लॉक कर देगी तो डिक्रीज एसिड सिक्रीशन कर लेगी। इसके भी यूजेस वही सेम रहने वाले, पेप्टिक अल्सर, GERD और ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम, वही यूजेस रहने वाले हैं। पर ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी होती है? प्रोटॉन पंप इनिबिटर्स, ठीक है। एक ये सिमेटिडिन का ध्यान रखना, सिमेटिडिन आजकल यूज़ नहीं हो रही है, प्रोटोटाइप ड्रग है इस ग्रुप की, पर आजकल यूज़ क्यों नहीं हो रही है? इसका एडवर्स इफेक्ट है, एंटी एंड्रोजन प्रॉपर्टीज़ होती है इस ड्रग में। क्या होती है? एंटी एंड्रोजन प्रॉपर्टीज़ होती है। तो इसकी वजह से इसमें क्या क्या हो जाता है? एंटी एंड्रोजन प्रॉपर्टीज़ है तो लॉस ऑफ लिबिडो, गायनेकोमास्टिया, ये सब देखने को मिलता है, इसलिए ये आजकल यूज़ नहीं होती है सिमेटिडिन। इसकी बजाय निज़ाटिडिन यूज़ करते हैं। इसकी 100% ओरल बायो अवेलेबिलिटी है, 100% ओरल बायो अवेलेबिलिटी है, तो ये ज़्यादा बेटर ड्रग है, ठीक है। H2 ब्लॉकर्स के बाद मैंने बात करी थी आपसे कि M1 ब्लॉकर्स भी दे सकते हैं। उसमें ड्रग आती है पिरेंजेपिन, टेलेंजेपिन, ठीक है। तो ये M1 को ब्लॉक कर देगी, ये भी गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रेशन को कम कर देगा, ठीक है। बाकी ये ड्रग भी आजकल इतनी यूज़ में नहीं आ रही है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग्स प्रोटॉन पंप इनिबिटर्स ही है, क्योंकि ये एंटी कोलिनर्जिक है, तो इसके बहुत साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं, जो कि अगर आप चाहते हैं कि ANS भी अगर स्टार्ट हो इस चैनल पे, तो उसमें पता चलेंगे कि एंटी कोलिनर्जिक्स के क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, और इतने साइड इफ़ेक्ट्स के कारण ये ड्रग भी यूज़ में नहीं आ रही है आजकल इतनी। और मैंने बताया था कि PGE2 के एनालॉग्स दे सकते हैं, वो गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रीशन को कम करता है और म्यूकस को बढ़ाता है, तो उसके लिए हम देते हैं मीसोप्रोस्टोल, मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग, PGE1 एनालॉग है ये मीसोप्रोस्टोल। बट इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये ध्यान रखनी है कि इट इज़ कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी। क्यों कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है? सोचो खुद ही पता चल जाएगा क्यों। क्योंकि ये यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस को बढ़ा देगी। PGE2 एनालॉग है, आपने ऑटाकॉइड्स में पढ़ा होगा, और नहीं भी पढ़ा तो अभी अगली वीडियो उस पर बना देंगे, ऑटाकॉइड्स, प्रोस्टाग्लैंडिन्स। तो ये यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस को बढ़ाती है, तो इससे प्री टर्म लेबर के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसलिए ये प्रेगनेंसी में कभी नहीं देनी चाहिए प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स, ठीक है। तो ये अपन ने एसिड सप्रेसेंट ड्रग्स की बात करी। अब अपन बात करते हैं एंटासिड्स की, ठीक है। एंटासिड्स क्या करेंगे? न्यूट्रलाइज कर देंगे एसिड को। इसमें भी अपन दे सकते हैं सिस्टमिक एंटासिड्स एंड नॉन सिस्टमिक एंटासिड्स, ठीक है। तो अगर अपन सिस्टमिक एंटासिड की बात करें तो मोस्ट कॉमन आप जानते हो सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। बट ये क्यों यूज़ नहीं करते हैं? क्योंकि इससे चांसेस ऑफ एल्कालॉसिस हो जाते हैं, तो एल्कालॉसिस हो सकता है इससे, इसलिए ये भी यूज़ नहीं करते। नॉन सिस्टमिक एंटासिड्स वाइडली यूज़ हो रहे हैं। इसके एग्जांपल क्या है? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का साइड इफ़ेक्ट है कि ये कॉन्स्टिपेशन करता है, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का साइड इफ़ेक्ट है कि ये डायरिया करता है। तो अगर अपन इन दोनों का कॉम्बिनेशन दे दें तो ठीक है, साइड इफ़ेक्ट्स नल हो जाएंगे। कॉन्स्टिपेशन ये कर रहा है, ये डायरिया कर रहा है, तो इनका कॉम्बिनेशन वाइडली यूज़ होता है। तो ये अपन ने बात करी एंटासिड्स की। छठी कैटेगरी अपने पास आती है अल्सर प्रोटेक्टिव एजेंट्स। अल्सर प्रोटेक्टिव एजेंट्स, इसमें अपने पास आती है सुक्रलफेट एंड, सबसे पहले सुक्रलफेट के बारे में बात कर लेते हैं। तो सुक्रलफेट क्या है? इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड सल्फेटेड सुक्रोज, ठीक है। सल्फेटेड सुक्रोज और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का है। और ये किस पे एक्ट करते हैं? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बात ध्यान रखनी है कि ये pH <4 पे एक्ट करते हैं, एसिडिक pH पे एक्ट करते हैं। और एसिडिक pH पे कैसे एक्ट करते हैं? दे एक्ट बाय पॉलीमराइजेशन, ठीक है। तो पॉलीमराइजेशन कर लेते हैं ये अल्सर के साइड में, और अल्सर को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। तो एक इसमें इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखनी है कि ये अल्सर प्रोटेक्टिव एजेंट्स जो होते हैं, UPA लिख रहा हूँ मैं इनको अगर अपन एंटासिड्स के साथ दें या प्रोटॉन पंप इनिबिटर्स के साथ दें, तो ये एसिड को, तो ये तो क्या करती है? एसिड को इनिबिट करती है, तो ये इर्रेशनल होगा, ऐसा नहीं है, इर्रेशनल होगा ये, ठीक है। इनको अकेले में देनी पड़ती है। एंटासिड्स या प्रोटॉन पंप इनिबिटर दे रहे तो वो एसिड को सप्रेस कर देंगे, तो pH लेस होगा ही नहीं, तो ये एक्ट ही नहीं करेगी। इनके एक्ट करने के लिए pH <4 एसिडिक एनवायरनमेंट बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखना। और इसमें ही एक और होती है, सुक्रलफेट तो होता है, ये एक होता है कोलॉइडल बिस्मथ सब सैलिसिलेट,
जिसको शॉर्ट में लिखते हैं CBS, ये भी उसके जैसे ही एक्ट करती है। इसका साइड इफ़ेक्ट क्या है कि ये बिस्मथ पॉइजनिंग कर सकती है और ब्लैकनिंग ऑफ टंग देखने को मिलती है। इस एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइड इफ़ेक्ट है कि ब्लैकनिंग ऑफ टंग देखने को मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट अपन ने क्या बोला था, क्या आप देख सकते हैं आप, नेक्स्ट अपन दे सकते हैं एंटी एच पाइलोरी। तो एंटी एच पाइलोरी में अपन दे सकते हैं अमोक्सिसिलिन, मेट्रोनिडाजोल और क्लेरिथ्रोमाइसिन। ठीक है, अब कुछ रेजिमेंट्स होते हैं ड्रग के जो कि कॉमनली यूज़ होते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। एक होता है क्वाड्रपल रेजिमेंट, कि किसी को पेप्टिक अल्सर हो गया तो क्या रेजिमेंट फॉलो करते हैं ड्रग का। इसको शॉर्ट में आप याद रखेंगे OBTM। OBTM, ओ से कोई भी प्रोटॉन पंप इनिबिटर जैसे कि ओमेप्राजोल, पेंटोप्राजोल। ठीक है, बी से बिस्मथ सब सैलिसिलेट, बिस्मथ सब सैलिसिलेट। ठीक है, टी से क्या होगा, टेट्रासाइक्लिन, और एम से होगा मेट्रोनिडाजोल, ट्रोनिडाजोल। 14 डेज़ के लिए देते हैं, ट्वाइस अ डे, ये रेजिमेंट फॉलो करते हैं। ठीक है, और एक होता है ट्रिपल रेजिमेंट। ट्रिपल रेजिमेंट में क्या होता है, OCM या फिर OCA। ओ से वही प्रोटॉन पंप इनिबिटर, कोई भी ओमेप्राजोल, पेंटोप्राजोल। सी से क्लेरिथ्रोमाइसिन, और एम से मेट्रोनिडाजोल भी दे सकते हैं या अमोक्सिसिलिन भी दे सकते हैं। ठीक है, ये भी वही 14 डेज़ के लिए, 14 डेज़ और ट्वाइस डेली देते हैं। ठीक है, इसके बाद भी प्रोटॉन पंप इनिबिटर्स 14 डेज़ के बाद भी आर कंटिन्यूड फॉर 6 वीक्स। ठीक है, ये बात एक ध्यान रखनी है। तो ये अपने ड्रग रेजिमेंट हो गए। ठीक है, सो अपन ने इस वीडियो में डिस्कस करा कि पेप्टिक अल्सर में क्या क्या ड्रग्स दे सकते हैं। उसमें सबसे पहले अपन ने ओरिएंटेशन में डेफिनेशन अपन ने कंप्लीट कर ली, पैथोजेनेसिस अच्छे से, ये वाला डायग्राम पूरा इंपॉर्टेंट है कि क्या दे सकते हैं। H2 ब्लॉकर दे सकते हैं, M1 ब्लॉकर दे सकते हैं, कोलेसिस्टोकाइनिन 1 का भी ब्लॉकर एंटागोनिस्ट दे सकते हैं, पर अभी तक ऐसी कोई ड्रग अवेलेबल नहीं है। प्रोटॉन पंप को इनिबिट कर दो, सबसे इंपॉर्टेंट, और प्रोस्टाग्लैंडिन के एनालॉग्स दे सकते हैं। ठीक है, तो अपन ने सबसे पहले प्रोटॉन पंप इनिबिटर डिस्कस किए, फिर M1 ब्लॉकर्स, H2 ब्लॉकर्स, प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स, एंटासिड्स, अल्सर प्रोटेक्टिव एजेंट्स एंड एंटी एच पाइलोरी एजेंट्स। फिर लास्ट में अपन ने इसके रेजिमेंट्स बात करें। अब मैंने लास्ट में आपको बताया था कि एक फैक्ट बताऊंगा बहुत इंटरेस्टिंग। फैक्ट तो ऐसा कुछ नहीं है, पर ज़्यादातर लोगों को पता भी होगा, पर जो O ब्लड ग्रुप वाले जो लोग हैं, O ब्लड ग्रुप आर मोर प्रोन टू पेप्टिक अल्सर डिजीज़। तो जो भी ये वीडियो देख रहे हैं और O ब्लड ग्रुप है तो थोड़े संभल के रहें। वैसे ये मजाक ही है एक, पर सच बात है, मजाक तो क्या। O ब्लड ग्रुप, फैक्ट है ये कि O ब्लड ग्रुप वाले पेप्टिक अल्सर डिजीज़ के लिए ज़्यादा प्रोन है। ठीक है, तो इस वीडियो में अपन ने पेप्टिक अल्सर की फार्मेकोलॉजी पढ़ी। कुछ भी समझ नहीं आया हो, डाउट हो, तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कमेंट करें। कोई भी अगर सजेशन देना है तो प्लीज़ सजेशन दे, ताकि चैनल अच्छे से ग्रो कर सकें। और अपन ने GIT फार्मेकोलॉजी के 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्लियर कर लिए हैं, एंटी एमेटिक ड्रग्स और पेप्टिक अल्सर डिजीज़। तो ये GIT फार्मेकोलॉजी अपनी कंप्लीट हुई है। बस अब 1-2 छोटे टॉपिक है, बाकी मेन जो टॉपिक थे दोनों वो अपन ने कंप्लीट किए। अब आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि नेक्स्ट अपन क्या स्टार्ट करें, कोई और सब्जेक्ट स्टार्ट करना है तो भी कर लेंगे। जब तक के लिए बाय, थैंक यू।